नमस्कार। हमारे YouTube चैनल एस लीगल में फिर से आपका स्वागत है। मैं एडवोकेट अविनाश कुमार गुप्ता। आज हम बात करेंगे दिल्ली के अंदर सोसाइटी फ्लैट्स लेने से पहले हमें क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स की जांच करनी चाहिए, या अगर हम सोसाइटी फ्लैट के ओनर हैं तो हमारे फाइल में क्या-क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, वो भी हम जांच कर सकते हैं। अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसको हम जो भी लॉफुल वे है, अथॉरिटी के थ्रू, सोसाइटी के थ्रू, जो भी, उसके थ्रू हमें वो डॉक्यूमेंट प्राप्त करके हमारे फाइल को कंप्लीट रखना चाहिए। क्योंकि कल को जब हम रीसेल करते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि फाइल में डॉक्यूमेंट की कमी के कारण वो फाइल, हमारी प्रॉपर्टी ना बिके और हमें जब ज़रूरत के समय पैसे चाहिए तो हमें पैसे ना मिले। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि सबसे पहले सोसाइटी की फाइल में हमें क्या क्या चीज़ चेक करनी चाहिए। सोसाइटी फ्लैट के डॉक्यूमेंट, पेपर डॉक्यूमेंट में सबसे पहले उसमें होता है शेयर सर्टिफिकेट। जो पहले अलॉटी होते हैं उनके नाम पे शेयर सर्टिफिकेट इशू होता है। साइमल्टेनियसली वो शेयर सर्टिफिकेट ट्रांसफ़र हो जाता है। तो जो नए ओनर हैं, जो करंट ओनर हैं, अभी करंट ओनर हैं, उनके नाम पे वो शेयर सर्टिफिकेट ट्रांसफ़र हो जाता है। साथ में जो अलॉटमेंट लेटर इशू होती है सोसाइटी की तरफ से, जो पहले ओनर होते हैं उनके नाम पे ही नॉर्मली होता है वो, तो अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए। अलॉटमेंट लेटर में ध्यान देने वाली बात ये है कि प्रॉपर्टी की सारी डिटेल उसमें होनी चाहिए कि क्या प्रॉपर्टी है, उसका क्या मेजरमेंट है, क्या साइज़ है, फ्लैट नंबर क्या है, फ्लोर कौन सा है, ये सारी चीज़ें उसमें डिटेल होती है। अलॉटमेंट लेटर के बाद ये जो अलॉटमेंट लेटर होता है इसको हम डीडीए से भी वेरीफाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सोसाइटी जो अलॉटमेंट करती है वो डीडीए को भी इंटीमेट करती है साथ के साथ। तो डीडीए के थ्रू ही ये पोजेशन लेटर इशू होता है। साथ में अब हम आते हैं उसके बाद, तो उसके बाद हमें मिलता है पोजेशन लेटर अलॉटमेंट लेटर के बाद। तो अलॉटमेंट लेटर के बाद जब पोजेशन लेटर मिलता है, इट मीन्स कि हमने अपनी सारी जो भी सोसाइटी फ्लैट की पेमेंट थी वो कर दिए हैं और हमें पोजेशन लेटर मिल गया है। तो फिजिकल पोजेशन लेटर होता है। इस पोजेशन लेटर के बाद अब हम आते हैं कि एक लीज डीड हो गया। पोजेशन लेटर मतलब काइंड ऑफ लीज डीड। अब इस लीज डीड के बाद अगर हम किसी प्रॉपर्टी को कन्वेंस डीड के लिए अगर प्रोसेस कर लेते हैं उसके डॉक्यूमेंट्स को, तो हमें कन्वेंस डीड मिलने के बाद क्या होता है कि प्रॉपर्टी फ्री होल्ड हो जाता है और हमें उसको कभी भी आगे बेचना हो तो वो नॉर्मली हम फ्री होल्ड की तरह बेचते हैं। उसके लिए हमें सब रजिस्ट्रार ऑफिस के थ्रू ही उसकी रजिस्ट्रेशन होती है सेल परचेज की। तो बायर और सेलर को वहीं जा करके सब रजिस्ट्रार ऑफिस में उसकी सेल डीड बनती है और वहीं पे कंसिडरेशन अमाउंट की डिटेल भी डाली जाती है और इस तरीके से हम बेचते हैं। अगर हम कन्वेंस डीड नहीं बनाते हैं तो सोसाइटी फ्लैट में फिर जो सेल परचेज होता है वो फिर एग्रीमेंट टू सेल के थ्रू होता है, जो कि रजिस्टर्ड नहीं होता है। वो एक नोटरी के थ्रू बनाया गया एक डॉक्यूमेंट होता है या फिर डॉक्यूमेंट राइटर के थ्रू ही होता है, लेकिन वो नॉर्मल एग्रीमेंट टू सेल होता है। साथ में उसको जीपीए के थ्रू भी बेचा जा सकता है या फिर स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू बेचा जाता है। काइंड ऑफ फ्री होल्ड नहीं होता है प्रॉपर्टी। और अगर हम उसको फ्री होल्ड करा लेते हैं तो वो प्रॉपर्टी ज़्यादा क्लीन प्रॉपर्टी मानी जाती है और उसके लिए, उसको बेचने के लिए हमें सेल डीड के थ्रू बेचते हैं। साथ में अगर हमें कभी भविष्य में लोन की ज़रूरत पड़ गई तो हम प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट को मॉर्टगेज करके किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, बैंक्स, एनबीएफसी के थ्रू हम उस पर लोन ले सकते हैं। लेकिन जो लीज डीड के थ्रू, जो जीपीए के थ्रू, जो एग्रीमेंट के सेल के थ्रू जो प्रॉपर्टी हम खरीद बेच करते हैं, उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हमें उतनी आसानी से कभी भी भविष्य में लोन की ज़रूरत पड़े तो हमें नहीं मिलती है। इसलिए जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है वो ज़्यादा अच्छी होती है, उसको ज़्यादा क्लीन मानी जाती है। तो अगर आप किसी तरीके की कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और उससे जुड़ी फाइलों की, डॉक्यूमेंट्स की अगर वेरिफिकेशन आप करने में सक्षम है तो प्लीज़ इसको वेरीफाई करके ही आगे बढ़ें, आगे डील करें। अगर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए ज़रूरत है तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं हमारे दिए गए मेल आईडी पे connect.acelegal@gmail.com पे। धन्यवाद।